अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम फिर से हाज़िर हैं अपनी एक नई वीडियो लेकर। भूल गया। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम फिर से हाज़िर हैं अपनी नई वीडियो लेकर एंड एज अ कॉलीग फरिया लाइक्स टू से बेस्ड ऑन पॉपुलर डिमांड अब हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर। सो वी रहा ना पोल इन व्हाट्सएप कम्युनिटी कि हमें किस सेक्टर के ऊपर अगली वीडियो बनानी चाहिए। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर वॉज बाय फार एक पॉपुलर चॉइस थी लोगों की, तो आज हम उस पर बात करेंगे। आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो हमारी वन ऑफ द टॉप रिकमेंडेशंस रही है सिंस जुलाई एंड पीपल हु हैव एक्टेड ऑन आवर रिकमेंडेशन हैव कम आउट विद बिग गेन्स। सो वी आर नाउ प्लानिंग टू डाइव डीपर इनटू द सेक्टर टुडे और हम इसके ऊपर फिर फर्दर बात करते हैं आगे कि इस सेक्टर के अंदर बेसिकली क्या फंडामेंटल्स हैं, किस तरह से एनालाइज करें और गोइंग फॉरवर्ड जो लैंडस्केप इकोनॉमिक लैंडस्केप अनफोल्ड हो रहा है वो इस सेक्टर के ऊपर किस किस्म के इम्पैक्ट्स और इम्प्लीकेशंस रखता है। तो आगे देखते रहिए। ओके, सो फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि आई थिंक कोई नाम से इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं, और आप लोगों को भी आइडिया होगा ये करते ही हैं कि दवाइयाँ बनाते हैं, सिंपल दवाइयाँ बनाते हैं और उनको मार्केट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो जहन में रखने वाली है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो जिन्हें प्योर दवाइयाँ कहते हैं, नॉट द विटामिन और इस तरह की जो पीडियाश्योर एंश्योर टाइप जो दूसरी चीज़ें हो जाती हैं उनकी बात नहीं, बट जो प्योर दवाइयाँ हैं दे आर बेसिकली नॉट अलाउड टू बी मार्केटेड। बेसिकली एड्स वगैरह उनके रन करना इस तरह पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। तो इस वजह से जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस है वो होती है कि आप डॉक्टर्स को थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन या आपके सेल्स एजेंट्स होते हैं उनको मार्केट कर रहे होते हैं उनके पास जा जाकर। तो ये एक मॉडल इस तरीके से बना हुआ है दवाइयों का, और फिर जो विटामिन और इस तरह के सप्लीमेंट्स इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हो जाती हैं उनको अलाउड है कि आप उनके एड्स वगैरह रन कर सकते हैं और आप वो चला सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में आई वुड लाइक टू मेंशन कि अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज अ डिफेंसिव सेक्टर। अच्छा, मेरा ओपिनियन इस पर डिफरेंट है। अगेन इसके ऊपर कोई फैक्ट इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, बट मेरा ओपिनियन ये है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज अ सिक्लिकल सेक्टर। एंड मैं इसको सिक्लिकल क्यों समझता हूँ? मैं सिक्लिकल इसलिए समझता हूँ कि जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है, लैंडस्केप अच्छा होता है, इंप्रूवमेंट आ रही होती है, कंजम्पशन ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। जब महंगाई होना शुरू हो जाती है तो लोग डॉक्टर के आगे भी बेचारे यही रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि इतनी महंगी दवाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ सस्ता ऑल्टरनेटिव बता दें। तो लोग फिर डॉक्टर क्या करता है, उनको वो सस्ता ऑल्टरनेटिव ये चीपर बता रहा होता है। तो इस तरह से मैं उसको बहुत सिक्लिकल समझता हूँ। एक ये फैक्टर है इसके अंदर। दूसरा फैक्टर जो है, देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर अपना जो रॉ मटेरियल जिसको एपीआई कहा जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये मोस्टली इंपोर्ट होता है पाकिस्तान के अंदर। तो सिंस इंपोर्ट होता है तो दीज कंपनीज आर हाईली प्रोन टू करेंसी फ्लक्चुएशंस, विच इज़ वाई जब भी आप देखेंगे कि जब टाइम्स ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन जो होते हैं वो नोज डाइव करते हैं, एंड वाइस वर्सा जब करेंसी आपकी स्टेबल होती है तो इनकी ग्रोथ अच्छी आ रही होती है, नंबर्स अच्छे आ रहे होते हैं इसके अंदर। सो ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से मैं इनको सिक्लिकल में क्लासीफाई करता हूँ इनको। अच्छा, तो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक लैंडस्केप हम लोग डिस्कस करते रहे हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, तो अभी जो इकोनॉमिक लैंडस्केप बना हुआ है वो ये कि वी आर कमिंग ऑफ अ क्राइसिस। वी बेसिकली अवॉइडेड डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन जो हमारी थी, बिल्कुल उसको हमने अवॉइड किया वहाँ से। और अब करेंसी हैज़ बिन स्टेबल फॉर रफली 1.5 ईयर्स। हमारा इन्फ्लेशन हैज़ कम डाउन शार्पली क्योंकि करेंसी स्टेबल है नेचुरली, और इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत शार्पली नीचे आए। तो अब हम बहुत स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाले मोड में हैं। हाउएवर जो जब इंटरेस्ट रेट इतना शार्पली गिरते हैं तो नेचुरल सी बात है कि उसका इम्पैक्ट आता है कंजम्पशन के ऊपर। तो कंजम्पशन दोबारा से इंप्रूव हो रही है, इंपोर्ट्स दोबारा से बढ़ रही है, सो देयर अ चांस कि करेंसी थोड़ी बड़ी फिर फ्लक्चुएट हो जाए। बट अभी कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है कि हम बोलें फिर से कोई 25, 30 या 40% करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इस कॉन्टेक्स्ट को हम सामने रखते हुए फिर जब हम फर्दर डीप डाइव करेंगे इनटू नंबर्स, ये हम उस वक्त दोबारा इस चीज़ को रखेंगे। इसलिए मैं शुरू में ही डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि सिक्लिकल नेचर की मैंने बात करी थी, तो मैंने आपके सामने इकोनॉमिक लैंडस्केप भी ले डाउन कर दिया ताकि आप इस चीज़ को जहन में रखें जब हम दूसरी बातें कर रहे हो। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं उसमें प्राइमरीली वो कंपनीज़ हैं जो कि दवाइयाँ बनाती हैं, जिसके अंदर आपके पास एजीपी लिमिटेड आ जाती है, आपकी हेलियन एक कंपनी आ जाती है जो कि पैनाडोल और कैट 1000 वगैरह बनाती है, गैलेक्सो आ जाती है जिसका ऑगमेंटिन बहुत मशहूर प्रोडक्ट है आपका, आपका एबट आ जाती है आपकी, इस तरह से और भी सरल आ जाती है आपकी। ये सारी कंपनीज हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएंगे तो मार्केट समरी के सेक्शन में आपको पूरी लिस्ट नज़र आ जाएगी जो वहाँ पे कंपनीज एक्टिवली ट्रेड हो रही होती है, वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये सारी वो कंपनीज जो दवाइयाँ बनाती हैं, इनमें एक कंपनी ऐसी है लिस्टेड जो सिटी फार्मा,
वो बेसिकली एपीआई बनाती है जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में थोड़ी देर पहले बात करी थी, जो कि रॉ मटेरियल होता है ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल कंपनीज। वो कुछ एपीआईज बनाती है, वो उसका मेजर रेवेन्यू ड्राइवर है आज के दिन। आज उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वील फोकस ऑन द फार्मा कंपनीज जो कि दवाइयां बनाती हैं। बेसिकली हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। ब्रॉडली स्पीकिंग, दवाइयां पाकिस्तान में दो कैटेगरीज में क्लासिफाई की जाती हैं। एक कैटेगरी कहलाती है एसेंशियल्स और दूसरी कहलाती है नॉन एसेंशियल्स। अच्छा, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, एक एसेंशियल्स और दूसरा नॉन एसेंशियल्स है उसके अंदर। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिस्ट बनाई हुई है ऑफ एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल्स। पाकिस्तान में वही फॉलो होती है। अच्छा, एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स क्यों मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का प्राइसिंग रिजीम, जिस तरह से प्राइसिंग सेट की जाती है इन दवाइयों की, वो थोड़ी डिफरेंट है, जिसमें हम 2 मिनट के बाद आते हैं। A few moments later. अच्छा, पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल हैज़ बीन अ वेरी टाइटली रेगुलेटेड रिजीम। पाकिस्तान के अंदर जो दवाइयों की प्राइसिंग है वो बड़ी कंट्रोल्ड रही है। बिटवीन 2001 एंड आई थिंक 2015 या 16 या कोई इस तरह का साल था, कोई 15 साल का पीरियड ऐसा था जब पाकिस्तान में दवाइयों की प्राइसिंग पे एक फ्रीज लगा हुआ था। प्राइसेस नहीं बढ़ी थी दवाइयों की, डिस्पाइट के उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस, करेंसी डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन इधर का उधर हो गया था, बट दिस कंपनीज वाज सर्वाइविंग समहाउ। सो 2015 या 16 का जो पीरियड था, वहाँ पर पाकिस्तान में एक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी आई थी जिसमें इनको अलग ड्रैब बनाया गया था। एक तो ड्रैब, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था, जो कि इनको सेक्टर को रेगुलेट करता था। और फिर उसके बाद पॉलिसी भी एक बनाई गई थी जिसके मुताबिक इनको अलाउ किया गया था कि आप प्राइसेस बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन या इन लाइन विद इन्फ्लेशन। तो पहले जो प्राइसिंग रिजीम आई थी उसमें यह था कि जो एसेंशियल मेडिसिन हैं उनकी आप प्राइसेस एनुअली साल में एक दफा बढ़ा सकते हैं इन लाइन विद इन्फ्लेशन, जो साल का इन्फ्लेशन होगा। फॉर एग्जांपल, जो जुलाई 2023 से लेके जून 2024 तक के जो 12 महीने फिस्कल ईयर बनता है, उसका जो एवरेज इन्फ्लेशन साल का निकलेगा, उससे आप 1 जुलाई से अपनी प्राइसेस बढ़ा सकते हैं अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 7%। ये एसेंशियल्स का, एसेंशियल मेडिसिन का फॉर्मूला था। और नॉन एसेंशियल्स का जो फॉर्मूला था उसके अंदर सेम था, बस सिर्फ ये जो मैक्सिमम लिमिट थी 7% एसेंशियल में, वो नॉन एसेंशियल में 10% लगी हुई थी। दैट वाज द सिंपलेस्ट। रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इसी साल 2024 के अंदर। उसमें ये किया गया है कि जो आपकी नॉन एसेंशियल मेडिसिन की प्राइसिंग है उनको डीरेगुलेट कर दिया गया है। डीरेगुलेशन का मतलब है कि नाउ दीज कंपनीज कैन बेसिकली प्राइस whatever they want, in simple words। अब whatever they want का मतलब ये नहीं होता कि आपको पैनाडोल का पत्ता 1000 रुपए कर दिया जाए। उसकी वजह ये है कि there is a competitive force in the market as well। मार्केट में कंपटीशन भी होता है। आप इतनी महंगी कर दोगे आपका कंपटीशन बिकना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे होता नहीं है। However, it does provide room to these companies to basically एक बीच का रास्ता इख्तियार कर सकें जिसमें कंपटीशन को भी मैनेज कर सकें और अपने रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग जो इस तरीके से बढ़ रही होती है उसको भी सही तरीके से कवर कर सकें अपने। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। बेसिकली पहले हम इनकम स्टेटमेंट्स थोड़ी सी देख लेते हैं इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की हाई लेवल पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह की इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं, क्या वेरिएबल्स होते हैं, किस तरह के नंबर्स होते हैं, और फिर उसको फर्दर थोड़ा सा और एनालाइज कर लेंगे कि स्पेशली जो एक की कंपोनेंट होता है विच इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स विच इंपैक्ट्स देयर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, उसको थोड़ा सा डीपर एनालाइज कर लेंगे। बट लेट्स फर्स्ट डाइव इनटू इनकम स्टेटमेंट्स। तो ये मैंने कुछ इनकम स्टेटमेंट्स का डेटा जमा किया हुआ है और मैंने आपको पहले वीडियोज़ के अंदर बताया है कि ये डेटा आपको कहाँ से मिल सकता है। एक तो ये जो कंपनीज होती हैं इनकी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर सेक्शन होता है इन्वेस्टर रिलेशंस का, या तो वहाँ जाकर एनुअल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स देख सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास कि dps.psx.com.pk पे आप जाएं, वहाँ पे सर्च बार के अंदर कंपनी का कोड लिखें, आ जाएगा उस सेक्शन में जाएं, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास सबसे पहले ऊपर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गैलेक्सो आ रहा है, बट मैं उस पर दूसरे नंबर पे आता हूँ बिकॉज उसमें एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बट मैं पहले जाता हूँ हेलियन के ऊपर जस्ट बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, हेलियन की थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि ये GSK विच इज़ गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन, वो उसका पार्ट हुआ करती थी। इनका ग्लोबल पहले डीमर्जर हुआ था। इन्होंने जो इनका कंज्यूमर हेल्थ सेगमेंट होता था उसको कार्व आउट किया था 2016-17 के अंदर, और उसको सेपरेट एक कंपनी बना दिया था। तो ये इस चक्कर में लिस्ट हुई थी। तो उस ज़माने में इसका कोड भी अब GSKCH होता था, इसका नाम भी GSK या गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर हुआ करता था इसका नाम। फिर बाद में जाकर इसको ग्लोबली इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग और फर्दर करी और इसका नाम भी चेंज करके इसको हेलियन कर दिया था। तो पाकिस्तान में भी हेलियन हो गई थी। इसकी पेरेंट कंपनी भी हेलियन UK है। पाकिस्तान में इसका GSK से ऑफिशियली वैसे आप देखेंगे कोई लीगल रिलेशनशिप उस तरह से नहीं है, एक्सेप्ट फॉर थोड़ी बहुत टोल मैन्युफैक्चरिंग आगे पीछे होती है। ये आप देख सकते हैं। इसीलिए इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2016 से पीछे की नहीं है, 2016 से इसकी अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी नेट सेल्स के जो नंबर्स हैं ये बढ़ते रहे हैं आपके सामने। जो 5 अरब का 2016 का रेवेन्यू होता था, ये बढ़ बढ़ा के अब आपका 31 अरब क्रॉस कर गया है
2023 के अंदर, और 2024 में 9 मंथ के अंदर ही कोई 27.5 अरब का रेवेन्यू हो चुका है। तो जिस तरह का रन रेट चल रहा है, इट कैन क्लोज समवेयर अराउंड यू कैन से 36-37 बिलियन रुपीज़ जैसा नंबर फुल ईयर आपका आ सकता है इसके अंदर। हाउएवर आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है कि पहले 1.5 बिलियन था, फिर 3 हुआ, फिर 4.4। जो मैंने आपको याद होगा शुरू में मैंने एक बात बताई थी कि जब करेंसी स्टेबल होती है पाकिस्तान के अंदर, दीज कंपनीज ग्रो, ये ग्रोथ आती है उनके प्रॉफिट, क्योंकि प्रोडक्ट भी फिर अच्छे अच्छे नए लॉन्चेस कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर मार्जिन भी अच्छे होते हैं। तो ये आप देखें इनके प्रॉफिट बड़ी तेज़ी से ग्रो करे, जैसे कि रेवेन्यू भी ग्रो करें इनका। बट 2018 में पाकिस्तान में पहला क्राइसिस आया, जो कि करेंसी का था 105 से करेंसी डीवैल्यू होकर 175 तक आपकी चली गई थी। तो आप देखें ये वहाँ पे स्टक हो गए। अब रेवेन्यू तो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट आपको ऐसे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि करेंसी डिवैल्यूएशन ने इनके मार्जिन को हर्ट कर दिया, और ये पूरा पास ऑन नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्राइसिंग रेजिम जो बताई थी उसके अंदर इनका कैप लगा हुआ था। अब एसेंशियल पे 7% लगा हुआ है, नॉन एसेंशियल पे 10% लगा हुआ है। करेंसी अभी डिवैल्यू हो गई 25, 30, 40, 50% वट एवर, आप कंप्लीट पास ऑन नहीं कर पाए, तो मार्जिन हिट आ गई आपकी। अच्छा, ये चलता रहा। ये फिर दोबारा पाकिस्तान में 2022 में फिर एक नया चैप्टर खुल गया नई करेंसी डिवैल्यूएशन का। 2023 में फिर वो फर्दर कंटिन्यू हुआ थोड़ा। अच्छा, 2021-22 वाले पीरियड में एक और चीज़ हुई थी ग्लोबली, जो कि सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को उसने अफेक्ट किया, कि ग्लोबली जो पोस्ट कोविड सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुई थी, उसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, और एपीआई प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। बट इस दौरान इन लोगों ने कुछ हार्डशिप केसेस के फॉर्म में कुछ रिलीफ लिए थे इन्होंने ड्राफ्ट वगैरह से, और फिर इनको पॉलिसी में कुछ चेंजेस भी मिले, पॉलिसी रिलेटेड प्राइस इंक्रीजेस मिले, जिसके बाद ये आप देखें हम दोबारा से नंबर्स इनके बढ़ना शुरू हो गए। 9 मंथ का ग्रॉस प्रॉफिट इसका 9 बिलियन क्रॉस कर चुका है, विच इज लाइक एन ऑल टाइम हाई। ये हो गया। फिर मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग एक्सपेंसेस आपको माल बेचने के लिए चाहता है, जिसमें सबसे बड़ा जो हेड होता है वो आपका सैलरीज ही होता है। अच्छा, कमिंग बैक, सॉरी, मुझे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स पर काम बात करनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ये मोस्टली ऑब्वियसली आपको पता है, इसमें जो सेल्स से रिलेटेड आपका ये रॉ मटेरियल जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं उससे रिलेटेड सारी कॉस्ट इसके अंदर आ रही होती हैं। इसमें रॉ मटेरियल हो जाता है मेनली आपका, जिसमें फैक्ट्री रिलेटेड, फॉर एग्जांपल फ्यूल एंड पावर हो जाएगी, फैक्ट्री की लेबर की सैलरीज एंड एक्सपेंसेस हो जाएंगे, बिजली के खर्चे हो गए आपके, प्लांट की रिपेयर मेंटेनेंस आ गई, डिप्रिसिएशन आ गई, ये सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ रही होती हैं। इस हेड में हम और ज़्यादा डीप जाएंगे बाद में। फिर एडमिन एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, फाइनेंस कॉस्ट जो है ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये ऐसा इतना बड़ा नंबर नहीं है, छोटा सा नंबर है, जिसमें आई थिंक मेनली भी जो होगा वो एलसीज रिलेटेड जो एक्सपेंस आ रहा होगा वो होगा इन माय ओपिनियन, क्योंकि डेट ऐसा इनका नहीं है। अदर इनकम यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जो कि आमतौर पर इंटरेस्ट इनकम ही होती है ऑन देयर कैश एंड बैंक बैलेंसेस। अदर चार्जेस, ये मैंने आपको 7,000 की वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये वर्कर्स वेलफेयर फंड और वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड होता है, जो आपको देना होता है विच इज फॉर्म ऑफ अ टैक्स। तो ये वो नंबर होता है, इसे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी के साथ मूव होता है, इट इज लिंक टू पीबीटी। फिर टैक्सेशन आ जाता है, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ये बड़ा सिंपल सा था। नाउ लेट्स मूव टू गैलेक्सो। जब आप गैलेक्सो पे जाते हैं, विच इज जीएसके एज पॉपुलरली नोन, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन। अब यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं है, एक्सेप्ट इसमें एक जो चीज़ मैं आपको खास तौर पर हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये देखें, आपको इनकी अदर इनकम जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ जो अदर इनकम है ये एक मिस्ट्री सी है, क्योंकि जब आप इसके नोट्स खोल के देखते हैं तो उसमें एक आता है कि जी इनको मार्केटिंग रीइंबर्समेंट मिलती है फ्रॉम देयर पेरेंट कंपनी। इनकी पेरेंट कंपनी इज बेसिकली जीएसके यूके, जो बाहर बैठी हुई है वहाँ पे, तो इनको वहाँ से कोई रीइंबर्समेंट मिलती है। अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला अभी तक मैं क्रैक नहीं कर सका हूँ क्या है, और आई डोंट नो, बट ओवर टाइम ये नंबर बढ़ता रहा है, जिससे लगता तो यही है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद द सेल्स के, जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाएंगी उसका शायद एक सर्टेन फ्रैक्शन या कुछ होगा। आप अगेन स्टेटिंग, मुझे इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता, मेरी नॉलेज में नहीं है, बट क्लियरली नज़र ये आ रहा है कि नंबर बढ़ता रहता है। एंड जनरली ट्रेंड यही होता है कि 9 मंथ में एक रीजनेबल नंबर होता है, दिसंबर में एक हैवी नंबर आता है इनका। सो दिस इज समथिंग जो कि एक डिफरेंट है इन केस ऑफ गैलेक्सो। फिर आ जाते हैं हम एबट के ऊपर। अगेन सिंपल इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल वैसी ही है जैसे हेलियन की, और बाकी वही चीज़ें, कोई ऐसी इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं है। एजीपी अगेन सेम, इसमें कोई उस तरह की चीज़ नहीं है, एक्सेप्ट फॉर एक चीज़ ये कि इसमें फाइनेंस कॉस्ट आपको एक बड़ा हेड नज़र आ रहा है। एजीपी की जो एक स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी इस तरह की होती है कि ये बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक ग्रोथ को भी परसू करते हैं, विच मीन्स कि दे गो फॉर एक्विजिशंस। ये डेट से फाइनेंस करते हैं अपनी एक्विजिशंस को, और वो डेट होता है, फिर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स भी इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, तो वो एक फाइनेंस कॉस्ट का हेड इनको थोड़ा आपका ज़्यादा नज़र आएगा यहाँ पर। फिर हाइनून है, इट हैज़ बीन माई फेवरेट कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेरी कंसिस्टेंट, बहुत अच्छी है, इसके नंबर्स आप देखें, सिमिलर स्टोरी इसमें सारी वही चीज़ें हैं। फिरोसन थी एक और कंपनी है, इसके नंबर्स भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। सर्ल
ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक एक केस स्टडी है अगर आप देखेंगे यहाँ पर। तो सर्ल की पहले आप देखें 2014-15 वो वाला पीरियड आप उठा के देखें, बड़ी अच्छी ग्रोथ आ रही थी उसमें। वन ऑफ द रीजन वॉज इनका एक प्रोडक्ट है हाइड्रोलिन, जो खांसी का सिरप है, बड़ा हाउस होल्ड नेम सा है। वो हाइड्रोलिन की उस दौर में प्राइसेस बढ़ रही थी, तो उसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन प्ले किया था इन देयर ओवरऑल ग्रोथ। एंड उसके बाद इनके नंबर्स बड़े फ्लैटिश से हो गए हैं आपको जैसा कि नज़र आ रहा है। एंड देन इनके ये थोड़ा सा रिसेंटली इनके डेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गए, डेट स्पाइरल में थोड़ा सा फंस गए हैं, इनकी फाइनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट खा जाती है, विच इज़ वाई ये रिसेंटली अपनी एक सब्सिडरी इरसर्ड पाकिस्तान को भी सेल ऑफ कर रहे हैं कि उससे जो प्लान्स हैं उससे वो अपना डेट रिड्यूस करेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट ओपन हो जाएगी एंड ऑब्वियसली दे कैन देन री राउट देयर रिसोर्सेज टूवर्ड्स ग्रोथ। फिर ये एक मैक्टर है, वेरी इलिक्विड सी कंपनी है, 2016-17 में इसका आईपीओ हुआ था। इट्स अ गुड कंपनी, नंबर्स भी बड़े रीजनेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं जिस पे मैं ज़रा थोड़ा अच्छा डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकडाउन, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको आप कहेंगे। ये मैंने कुछ हेड्स हैं जो वहाँ से निकाल लिए हैं। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में वहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके आगे एक नोट नंबर लिखा होगा। आप उस नोट नंबर में जब चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे हेड्स नज़र आएंगे। अच्छा, उसमें होंगे बहुत सारे हेड्स, बट ऑब्वियसली बहुत सारे हेड्स जो होते हैं वो माइन्यूट और छोटे होते हैं, उन पर फोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे किया ये है कि मेजर हेड्स उठा लिया और बाकी को मैंने अदर्स में क्लब कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ गैलेक्सो, जो 2023 लास्ट अवेलेबल इसकी एनुअल रिपोर्ट थी, 24 की अभी तक आई नहीं है, तो उसमें 45 बिलियन का जो ब्रेकडाउन है आप देखें मैंने लिया है। 38.2 बिलियन आउट ऑफ 45.3 बिलियन जो है वो रॉ मटेरियल पैकिंग कॉस्ट है, सिंपल। और फिर उसके बाद सैलरीज हैं तकरीबन 3 अरब रुपए की, फिर फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री चलाने के जो खर्चे आते हैं, फिर एक डेप्रिसिएशन, और फिर मैंने अदर्स में क्लब कर दिया। 2 अरब बन रहा है, वो एब्सोल्यूट नंबर ऑब्वियसली 2 अरब है, बट जब वो 45 की बेस पे उसे आप देखते हैं तो रफली कोई 5% जैसा आपको नजर आता है। इसी तरीके से बाकी कंपनीज का भी मैंने नंबर्स ब्रेकडाउन निकाल लिया है। जैसे हेलियन की जो 2023 की कॉस्ट ऑफ सेल्स थी दैट वाज 23.25 बिलियन, और आउट ऑफ दैट 20 बिलियन वाज रॉ मटेरियल एंड पैकिंग कॉस्ट, और उसके बाद बाकी हेड्स भी आपको इस तरीके से नजर आ रहे हैं, और ये बाकियों के नंबर्स भी मैंने निकाल लिए हैं। अब इसमें मैंने एक और काम किया ताकि कॉस्ट को और बेहतर तरीके से समझ जा सके। इसका मैंने परसेंटेज बना लिया कि यही जो एब्सोल्यूट नंबर है इनको परसेंटेज में कर लिया, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अब आप स्क्रीन के ऊपर जैसे देख सकते हैं ये आ रहा है। अब गैलेक्सो का आप देखें 84% इज अ रॉ मटेरियल एंड पैकिंग कॉस्ट, ठीक है। 7% वो सैलरीज हो गई, फ्यूल एंड पावर 3%, डेप्रिसिएशन 1%, अदर्स 5%, और फिर 100% जो टोटल वो हो जाती है बेस। मैंने कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बेसिकली मैंने बेस बनाया यहाँ पे। ये सब सम करेंगे 100% के बराबर हो जाता है। सो बाय फार द बिगेस्ट चंक इज 84%, जो कि आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि करेंसी डिवैल्यूएशन जो है वो इसको इम्पैक्ट करती है, बिकॉज अ सिग्निफिकेंट चंक इज इम्पोर्टेड आउट ऑफ दिस। तो जब ये बढ़ता है, ये हेड बढ़ जाता है और फिर वहाँ पे मार्जिन को अफेक्ट करता है। यही नंबर हेलियन में 86% है, एबट में 78% है, एजीपी थोड़ा सा आउटलायर है बट स्टिल आपको नजर आ रहा है कि वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है, 68%, हाइनून अगेन 82%, फिरोसन 69%, सर्ड 81 एंड देन मैक्टर 74%। तो रफली आप मोटा मोटा देखें, अगर आप इनका एवरेज भी निकालेंगे तो ये एवरेज नीचे नजर आ रहा है 78, रफली 80% जैसा आपका एवरेज निकलता है, जो कि रॉ मटेरियल पैकिंग है। तो हमें यहाँ से हम ये चीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो चीज़ यहाँ पे बड़ा क्रिटिकल है इन कंपनी के केस में, एंड हेंस क्योंकि ये मोस्टली इंपोर्टेड होता है तो इसके अंदर करेंसी का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसको आगे और कैसे एनालाइज करना है ये भी अब हम देख लेते हैं इसको। तो एक केस स्टडी में यहाँ पे मैंने आप लोगों की वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा एक प्रैक्टिस जब कर रहा था तो मैंने थोड़ी सी बना ली थी। अब आपके साथ यहाँ पे उसको दोबारा से रिक्रिएट करते हैं और हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मैंने बना लिया है कि जी मोटा मोटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक मैंने किया है ताकि इसको आसान तरीके से समझ लें। नीचे वाले हेड जो हैं वो फिर सिंपल होते हैं, वो पहले मैंने आपको सातगार की वीडियो में बताया था। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ, मैं यहाँ पे एक शुरू करता हूँ, ये एक बना लिया। अब मैं कहता हूँ कि नेट सेल्स लेट्स अज्यूम 100 रुपीज़ थी किसी की भी, ये मैं प्रायर ईयर के ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 100 रुपीज़ थी नेट सेल्स। अच्छा, अब मैं हेलियन को केस बना लेता हूँ क्योंकि वो सिंपल है, मैंने पहले भी इस पर आप लोगों को बता दिया। तो हेलियन का जो मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर निकाल लूँ 9 मंथ का कितना है लेट्स से, तो 9 मंथ का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आ रहा है रफली 22%, ये 21.9% आप देख सकते हैं। तो मैं 22% पे अगर करूँ तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट इस कंपनी का होना चाहिए वो 100 रुपये का अगर रेवेन्यू है तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए 22% के हिसाब से 22। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हो गई वो हो गई आपकी बीच में 78 की, ये भी आपके सामने मैंने निकाल लिया। अब हम आ जाते हैं, ये परसेंटेज भी निकाल लेता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट की यहाँ पर, दिस
ये थोड़ा सा कर लिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं मार्केटिंग, वो भी मैं एज इट इज़ वहाँ से परसेंटेज में उठा लेता हूँ थोड़ा समझने के लिए, अभी आसानी के लिए। 100 रुपये का क्योंकि मैंने देखना है, ये हो गया 7.4% आपकी मार्केटिंग एक्सपेंस है 9 मंथ की, और आपका 3.2% जो है वो एडमिन है। तो मैं एक काम करता हूँ, मोटा मोटा 7.5 और 3.5 कर लेता हूँ। सो ये रेवेन्यू का मैं इस पे लगाता हूँ -7.5%, तो 7.5 तकरीबन 8 राउंड ऑफ होके हो गया, और इसका एडमिन में लगा देता हूँ -3.5% समझने के लिए। तो ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप दिस प्लस दिस प्लस दिस आप कर लीजिए, तो ये आपका निकल आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11 हो गया। ये हिस्टोरिकल एक यूँ समझें जो प्रायर पीरियड का मैंने एक केस 100 के ऊपर एक मैंने आपका बना दिया आसान समझने के लिए, ताकि हम इम्पैक्ट स्टडी कर सकें कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर करेंसी की मूवमेंट और इन्फ्लेशन किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो लेट से अब ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, इसको ये यहाँ पे हीलियन का नाम लिख देता हूँ मैं, इधर मैं क्या देता हूँ एक्चुअल, ये मेरा एक्चुअल हो गया। फिर मैं बात करता हूँ इसको यहाँ पर रिक्रिएट करता हूँ, फॉरवर्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि आगे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब प्राइसिंग पॉलिसी पे आ जाते हैं थोड़ा सा वापस, क्योंकि रेवेन्यू चाहिए। अब रेवेन्यू के लिए मैं आसान काम सिंपल ये करता हूँ कि मुझे पता है कि एसेंशियल मेडिसिन की जो प्राइसेस हैं वो 7% से इंक्रीज़ करना अलाउड है, एंड नॉन एसेंशियल मेडिसिन जो है वो आप ज़्यादा से इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो द कंपनीज हैव बेसिकली द रूम टू इंक्रीज दिस प्राइसेस बाय 15-20 वट एवर दे वांट। सो मैं एक अगेन केस स्टडी के तौर पर अभी समझने के लिए कि चीज़ों का कितना इंपैक्ट होता है, मैं यहाँ पे एक बीच का नंबर निकाल लेता हूँ जिस 10%। मैं कहता हूँ कि भाई एवरेज कंपनी के प्राइसिंग इंक्रीज़ करेगी बाय 10%। तो ये जो 100 का रेवेन्यू होगा ये बेसिकली 1 + 10% ये ग्रो कर जाएगा, तो 100 का रेवेन्यू 110 हो जाएगा सिंपल। ये तो आसान काम हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के जो हमने हेड्स बनाए थे वो ये बनाए थे, आपको याद होगा, रॉ मटेरियल एंड पैकिंग, सैलरीज एंड वेजेस, फ्यूल एंड पावर, डिप्रिसिएशन एंड अदर्स हमने किया था। और जिस परसेंटेज के अंदर हमने ब्रेक डाउन किया था, पीछे जो परसेंटेज निकाली थी उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं एज केस स्टडी, और फिर देख लेते हैं क्या होगा। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये 78 है। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो रॉ मटेरियल एंड पैकिंग है बेसिकली वो कितना है हेलियन का, ये मेरे परसेंटेजेस मैंने कैलकुलेट करी हुई 86%, तो मैं यहाँ पे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो रफली 78 का मतलब है उसमें से 67 जो है वो रॉ मटेरियल एंड पैकिंग की कॉस्ट होनी चाहिए यहाँ पर। इसको मैं सेल को यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ और ये ड्रैग कर लेते हैं। तो ये अब आप सम करके देखें, ये देखिए 78 नीचे बन रहा है आपका, तो ये पूरा हो गया। अब हम आते हैं आगे, अगेन इसको भी हम फॉरवर्ड लेके चलते हैं कि आगे क्या होगा। अब आगे मैं इसको कहता हूँ कि भाई, क्योंकि मैं वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ को एज्यूम नहीं कर रहा, सिर्फ प्राइस एलिमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मैं एज्यूम करूँगा कि वो नंबर सब सेम है, सिर्फ प्राइसिंग आगे पीछे हो रही है। तो मैं अब करता ही हूँ कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है मैं इसको एज्यूम करूँगा कि भाई कितनी बढ़ जाएगी, ये करेंसी डिवैल्यूएशन क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है प्राइमरीली, तो मैं करेंसी डिवैल्यूएशन जितना मेरा अजम्पशन होगा मैं उससे इसको बढ़ा सकता हूँ। अब अगर लेट से वैसे तो करेंसी स्टेबल है, आप रिसेंटली थोड़ा बहुत आप कहेंगे 1.5 साल से स्टेबल भी हो गई, थोड़ा सा आपका प्रेशर बिल्डअप भी हो रहा है इंपोर्ट्स का, तो थोड़ी बहुत करेंसी हिलनी चाहिए। 20-25-30% जैसी डिवैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई रीज़न समझ में नहीं आता। अब अगेन समझने के लिए हम 0% पे भी टैक्स टेस्ट करेंगे और हम डिफरेंट कर सकते हैं। अभी हम 5% एक ले लेते हैं जो कि एक एवरेज थोड़ा सा बनता भी है हमारा, तो 1 + 5% से मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया। सैलरीज एंड वेजेस में मैं एक लगा देता हूँ कि भाई अगर 10% से इंक्रीज़ कर जाए, जबकि ऐसा होता है कि जब इन्फ्लेशन कम होता है तो इसकी ग्रोथ भी कम होती है, इन्फ्लेशन के साथ होती हैं चीज़ें। सो मैंने सैलरीज एंड वेजेस भी 10% से बढ़ा दी, फ्यूल एंड पावर 10% से बढ़ा दिया, अदर्स को 10% से बढ़ा दिया। डेप्रिसिएशन को मैं फ्लैट छोड़ा क्योंकि इसका इन्फ्लेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये एक अकाउंटिंग नंबर होता है, आपको फ्लैट चल रहा होता है। तो मैं सम करता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे निकल आता है कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या बन जाएगी इन दैट सिनेरियो, वो 82। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ कि कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी 82, तो मेरा जो नया ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना हो गया, वो हो गया 28। ये बड़ा मजे का आ गया। अब देखिए आप, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मूव्स अप फ्रॉम 22% टू 25%, अज्यूमिंग आपका प्राइसेस इंक्रीज ऑन एवरेज बाय 10% एंड योर करेंसी डिवैल्यूज बाय 5%, और सारा का सारा रॉ मटेरियल आपका 5% से कॉस्ट बढ़ जाती है और बाकी कॉस्ट आपकी 10% से बढ़ती है, तो 3% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, नंबर में अगर आप ग्रोथ में देखेंगे तो नंबर और बड़ा होगा। ये देखें ग्रोथ जो इसकी निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 26% की आपकी रफली स्पीकिंग ग्रोथ निकल रही है। वाई, बिकॉज रेवेन्यू का बेस भी तो बढ़ गया। सो वाइल मार्जिन इंक्रीज रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीज, तो अब आपका हायर मार्जिन और हायर रेवेन्यू लग रहा है, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट इसके अंदर जनरेट हो रहा है और ये ग्रोथ ज़्यादा आ रही है आपकी।
अब हम आ जाते हैं मार्केटिंग, तो मैं मार्केटिंग पे वही 10% की ग्रोथ लगा देता हूँ, क्योंकि मैं वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ इतनी कोई एज्यूम नहीं कर रहा है, ये लगा दिया, ये मैंने सम कर लिया, तो मेरा ये सम प्लस ये कर देता हूँ, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 निकला है। तो अब आप ये देखें मेरी ग्रोथ बेसिकली और ऊपर चली जाएगी। ये ग्रोथ ऊपर 26% थी ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे, नीचे ज़्यादा हो गई 41%। बाय बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि मार्केटिंग एडमिन को फिक्स कॉस्ट के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, तो जब वो फिक्स अपने 10% इन्फ्लेशन से बढ़ रही है, ऊपर ग्रोथ ज़्यादा है, वो नीचे ज़्यादा ट्रिकल डाउन होता है आपका नंबर। तो ये आपका नंबर आ गया। तो अब आपको पता चल गया कि भाई किस तरह के इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब आप एक सेंसिटिविटी रन कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने मार्जिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो मैंने पहले कहा कि भाई अगर करेंसी स्टेबल रहती है लेट से, तो मैं ये 5% को कर देता हूँ 0%, तो मेरा जो मार्जिन है वो देखें 22 का 28% पे चला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो हो जाना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि भाई लेट से कोई ऐसा टाइम आ गया कि बड़ी लंबी चौड़ी करेंसी कोई 25% डिवैल्यूएशन होनी चाहिए, मैंने आपके सामने 25% कर दिया, यही मार्जिन जो 22 का था ये 13% हो गया, फारिग हो गया। सो दिस इज हाउ सेंसिटिव दीज कंपनीज आर टू द करेंसी डिवैल्यूएशन। इस तरीके से आपको आइडिया लगा, और जबकि इसमें प्राइस इंक्रीज भी बिल्ड हुआ है उसके बावजूद, ये आप इस तरह से देख सकते हैं। सो यूजली होता ही है जब इतनी डिवैल्यूएशन होती है, दीज कंपनीज गो टू ट्रैप एंड गेट हार्डशिप केसेस में ज़्यादा अप्रूवल लेके ऑफसेट करा लेते हैं उस चीज़ को। खैर एनीवेज कमिंग बैक, तो ये हो गया। अब ये जो वर्किंग है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे कर दिया है, एंड वील बेसिकली प्रोवाइड दिस एक्सेल फाइल एज वेल इन द लिंक, ये अब आप किसी भी कंपनी पे खुद कर सकते हैं, और आप एक आइडिया ले सकते हैं कि नंबर्स में किस तरह की मूवमेंट आई है। ठीक है ना, ये अब आप देख सकते हैं। हाई लेवल इसकी भी मैंने एक छोटी सी वर्किंग यहाँ पे बना ली थी, हेलियन की इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट कैसे करते हैं, थोड़ी सी बनाई है, मैं आपके साथ दोबारा कर लेता हूँ, आप देख लें, एंड यू कैन यूज़ दैट अप्रोच टू बेसिकली फोरकास्ट अदर इनकम स्टेटमेंट्स एज वेल, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये मैंने काम किया था कि इसके जो लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर है मैंने उसको बेंचमार्क बनाया था। मैंने सबको बेंचमार्क सारे 9 मंथ के नंबर नहीं लिए, क्योंकि उसमें प्राइसेस बढ़ रही थी, इंपैक्ट आ रहा था, तो वो सारी चीज़ें तो वो बेस सही नहीं है, तो मैंने ये ले लिया सितंबर। फिर मैंने कर दिया इनको कुछ भी नहीं, रन रेट समझने के लिए कि अर्निंग्स कहाँ जा सकती है, मैंने एनुअलाइज कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 4। जबकि सही अप्रोच नहीं है, उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारी मेडिसिन में सिंपल सिक्लिकलिटी होती है, यूजुअली सर्दियों के मौसम में ज़रा बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं, तो वो थोड़ी बहुत सिक्लिकलिटी होती है। बट हैविंग सेड दैट वी वांट टू हैव एन आइडिया कि ये नंबर क्या हो सकता है एनुअलाइज्ड एवरेज तरीके से, तो मैंने एनुअलाइज कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि एक क्वार्टर की बेसिस पे यहाँ पे आ गया। अब गोइंग फॉरवर्ड मैं क्या करूँगा, गोइंग फॉरवर्ड जो मैं बेसिकली यहाँ पे इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेता हूँ कि क्या बन रहा है रिसेंट क्वार्टर के ऊपर, 37.8% बन रहा है। अब मैं इसकी यहाँ पे करता हूँ कि भाई मैं प्रोजेक्शन बना रहा हूँ, ये आ गया। इट्स वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगेन जो हमने बात करी थी कि 10% एक रेवेन्यू हम ग्रोथ बिल्ड कर लेते हैं इसके अंदर, आपको कुछ और समझ में आता है आप वो बिल्ड कर लीजिए, हम अप्रोच आपको बता रहे हैं। ये इसका रेवेन्यू हो जाएगा रफली 43 बिलियन रन रेट, अगर हम 10% का बिल्ड कर लें गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, एट सम पॉइंट। अब हमने बात करी थी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का इम्पैक्ट तो हमने निकाल लिया अपने, तो मैं अगर एज्यूम करूँ 5% डीवैल चलेगी, उस हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विल गो अप टू 25%, यानी कि बढ़ जाएगा कोई 3.1% से। मैं उसको लिंक कर देता हूँ यहाँ से, ताकि बाद में अगर आप कोई सेंसिटिविटी रन भी करें तो वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए। ये आ गया, तो 40.9% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो जाना चाहिए, आप रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 17.5 अरब, इसको माइनस कर दें, ये कॉस्ट हो गई आपकी, तो आपका ये आ गया। अच्छा, मार्केटिंग एक्सपेंसेस अगेन जो पीछे हमने किया था वही कर लेते हैं, 10% से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, जबकि आप हिस्ट्री देखेंगे इस कंपनी की 10% से नहीं बढ़ती है। इन द रिसेंट पास्ट आपको नज़र आएगा कि ये जो कंपनी है इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड एफिशिएंसीज, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है, बट स्टिल लेट्स डू दैट। ये भी कर लेते हैं, एडमिन कॉस्ट के ऊपर भी हम यही कर लेते हैं। यह आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फाइनेंशियल चार्जेस मैं अच्छा मैंने ये कम लिए हैं, 200 लिए हैं, उसकी वजह ये है इस क्वार्टर में मुझे एलिवेटेड लग रहा था, ये नंबर इस तरह का रेट है नहीं, और बैलेंस शीट के ऊपर डेट भी इतना नहीं है, मैं इसको इतना ही ले लेता हूँ आगे फिर भी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया है। अदर इनकम ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए हैं, तो मैं करता ही हूँ कि मैं बैलेंस शीट के ऊपर नंबर देख लेता हूँ। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे इसकी उठाकर, ये रिसेंट क्वार्टर की आप देखें, तो ये इसकी बैलेंस शीट के ऊपर देखें, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये बैंक बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं, ये रहा 7.7 बिलियन, देन यू हैव सम इन्वेस्टमेंट्स एट अमोर्टाइज कॉस्ट 720 मिलियन, मोटा मोटा ये 8.5 अरब हो गए, 8.4 बिलियन। तो 8.4 बिलियन ये एक 8400 कर दिया मैंने मिलियंस के लिए,
प्लस क्योंकि साल में प्रॉफिट हो रहा होगा तो पूरे साल का आप एवरेज भी देखते हो, अगर पूरे साल का एवरेज प्रॉफिट आपका 6 अरब निकलने वाला है तो 3 अरब आप उसमें ऐड करके देख लें कि एवरेज क्या बनता है, क्योंकि थोड़ा सा डिविडेंड वगैरह भी माइनस होगा। ये ले लें, ये नंबर होगा, और इसके ऊपर आप 11% का इंटरेस्ट रेट लगा लें, जो कि लग रहा है कि अभी यहाँ पे स्टेबल होगा, तो आपको पता चल जाएगा कितनी इसकी सूद इनकम हो जाएगी, वो 1254 जैसा नंबर हो जाएगा। ये आप कर लें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैं पहले निकाल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जो अदर चार्जेस होते हैं वो रफली यहाँ पर -8% कर लेता हूँ। मैंने आपको सालकार की वीडियो में बताया था, दे आर अप्लाइड एज अ परसेंटेज ऑफ पीबीटी, ये आप कर लीजिए यहाँ पे। अच्छा, अदर चार्जेस आप हिस्टोरिकली देखेंगे उसके अंदर नंबर एलिवेटेड नजर आएगा, बिकॉज उसमें शायद एक्सचेंज लॉस का एलिमेंट भी होता होगा, बट एज्यूमिंग करेंसी स्टेबल सी है तो इतना बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। 5% डिवैल्यूशन होगी, उसका आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, टैक्सेशन यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में इन कंपनी से तकरीबन 39% टैक्सेशन है, ये आप ऐड कर लें तो ये आपको पता चल गया कि भाई इनका प्रॉफिट का रन रेट कोई 6.7 6.8 बिलियन पे जा सकता है। ईपीएस आपने देखनी हो 117 तकरीबन इसके शेयर्स हैं, मिलियन 58 जैसी ईपीएस निकल के आ रही है। अब आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह के नंबर, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन मैंने करी है, कोई एडवांस कैलकुलेशन नहीं करी, बड़ा डिटेल मॉडल नहीं है। द आइडिया इज टू हेल्प यू बेसिकली अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स एंड हाउ यू कैन मेक योर एस्टिमेशन एंड योर क्या नाम है अपना अंदाज़ा लगाने के लिए क्या अर्निंग्स आ सकती हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, आप कैसे कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये आप गोइंग फॉरवर्ड भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। आपने ये 2026, 27, 28 इसी तरह के आप ग्रोथ अज्यूम करके आप निकाल लें कि कंपनी आगे कहाँ तक जा सकती है। सो गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी के अंदर और चीज़ें भी हैं, वह सेंट्रम आ रही है, पैनाडोल अल्ट्रा है, हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स, वो चीज़ें भी आप इनकॉर्पोरेट करके, वो थोड़ा बहुत मैनुअल काम हो जाएगा कि आप अलग से कोई मार्जिन एडजस्टमेंट करें, बट दिस गिव्स यू अ हाई लेवल आइडिया, वेरी हाई लेवल आइडिया कि नंबर्स किस तरह के कैसे हो सकते हैं। यही चीज़ आप बाकियों में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, गैलेक्सो में कर सकते हैं, हाईनून में कर सकते हैं, एबट में कर सकते हैं, एजीपी में कर सकते हैं। बस एजीपी में आपको उसका डेट लेवल देखना पड़ेगा और उससे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट उसकी निकालनी पड़ेगी, और गैलेक्सो के अंदर आपको उसका जो मार्केटिंग रिम्बर्समेंट का नंबर है उसको अलग से आपको डालना पड़ेगा, बाकी सब आपको मोर और लेस सेम मिलेगा, उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं होगा। तो ये एक बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर का यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू भी दे दिया कि क्या है, और एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी बता दिया कौन से वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट, किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से करेंसी मूवमेंट उनको इम्पैक्ट करती है, एंड हाउ यू कैन बेसिकली यूज डिफरेंट अजम्पशंस टू डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑन दिस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस कंपनीज। अब मैं हर एक के उसमें डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उस केस के अंदर। बट यू कैन डू इज यू कैन यूज़ द सेम अप्रोच दिस एक्सेल फाइल, ये इसी तरीके से इनेबल कर देंगे, आप उसको यूज़ करके डिफरेंट पे अप्लाई करके डिफरेंट केसेस के ऊपर सबके नंबर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं इसके अंदर, आप खुद से उसके अंदर एस्टिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा भी थोड़ा गला सूख चुका है काफ़ी देर से बोलते बोलते, तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप इसको एंजॉय करिए, वीडियो को समझिए। कोई सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप हमारे यूज़र हैं तो आप हमारी कम्युनिटी में भी पूछ सकते हैं, आई एम अवेलेबल। हम वहाँ पर आपको जवाब देते हैं इसके अंदर, जो भी कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कोई भी उसके अंदर करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।